केंद्र की कार्यपालिका में सबसे बड़ा अधिकारी है राष्ट्रपति, दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी है उपराष्ट्रपति। ये सब लोग मिलके कानून लागू करते हैं केंद्र में। राष्ट्रपति जब नहीं होता तो कानून को लागू करता है उपराष्ट्रपति। और ये सब लोग किसकी सलाह से राष्ट्र कानून को लागू करते हैं? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। इसके बाद आप लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का सबसे कोर पार्ट पढ़ रहे हैं। कोर पार्ट मतलब समझ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा प्रश्न भी यहीं से बनते हैं और यहीं से आपको समझ आएगी। अभी इसके बाद संसद पढ़ोगे, भाग 5 में आएगा संसद, समझ रहे हैं? संसद के बाद सुप्रीम कोर्ट आप पढ़ेंगे। तो ये सब पूरा यहीं से राज्य व्यवस्था की समझ बनेगी आपकी। बहुत इंपॉर्टेंट भाग चल रहा है तो इसको छोड़िएगा नहीं। तो मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा महान्यायवादी। क्या पढ़ाऊंगा भाई? ये भी कार्यपालिका का एक बड़ा अधिकारी है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा कैग। मैं बताऊंगा कैग क्या होता है ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बेटा आवाज साफ जा रही है पीछे? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। उपराष्ट्रपति, हेडिंग डालिए बेटा, उपराष्ट्रपति शुरू करने जा रहे हैं। कानून लागू करते हैं जो केंद्र सरकार में, उनमें दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी है उपराष्ट्रपति। इंग्लिश मीडियम वाले लिख ले वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले इसका उल्लेख देखते हैं संविधान के कौन से भाग में इसका उल्लेख है। अभी आप कौन सा भाग पढ़ रहे हैं बेटा? संविधान का भाग 5, यही तो भाग 5। भाग 5 ही आपने शुरू किया है। भाग 5 शुरू हुआ था अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख था। भाग 5 और इसका उल्लेख है, उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में कोई बताएगा बेटा? एकदम सही, अनुच्छेद 63 में उल्लेख है उपराष्ट्रपति का। किस तरह उल्लेख है आइए देखते हैं। अनुच्छेद 63 में लिखा है बेटा कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। सबसे पहले तो पद बताया गया है कि उपराष्ट्रपति जैसा भी कोई पद होगा भारत में, तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 ये घोषित करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये कहता है, ठीक है। इसके अलावा जो कार्यपालिका मतलब समझते हैं आप लोग? कानून लागू करने वाले लोग, है ना। कौन सी कार्यपालिका बेटा? केंद्र सरकार। जो केंद्र की कार्यपालिका का दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी होगा, दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी होगा, दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी होगा। तो देखिए आपको यहां पता चल रहा है दो चीजें उपराष्ट्रपति के बारे में। एक तो उपराष्ट्रपति का पद भी होगा भारत की राज्य व्यवस्था में, भारत की राज्य व्यवस्था में उपराष्ट्रपति जैसा पद होगा, और एक कार्यपालिका का राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी होगा। सबसे बड़ा अधिकारी क्या है? कौन है? राष्ट्रपति। हाँ, इसके अलावा कुछ बातें ऐसी हैं जो अनुच्छेद 63 में नहीं लिखी हैं, वो अलग से मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं, है ना। ये जो उपराष्ट्रपति का पद है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, याद रहेगा आप लोग को। राष्ट्रपति का पद प्रेरित था, कहां से? इंग्लैंड से, समझ रहे? ये पद अमेरिका से लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। हालांकि अमेरिका में उपराष्ट्रपति को ज्यादा शक्तियां प्राप्त नहीं है, हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति को थोड़ी सी ज्यादा शक्तियां प्राप्त है। जैसे आपको मैं बताऊं कैसे मैं कह रहा हूं कि अमेरिका से ये पद लिया गया है। अमेरिका की जो विधायिका है ना बेटा, अमेरिका की विधायिका को कहा जाता है कांग्रेस। क्या कहा जाता है बेटा? कांग्रेस। जैसे हमारे यहाँ विधायिका को संसद कहा जाता है, कानून बनाने वाली संस्था को संसद कहा जाता है हमारे यहाँ, वैसे ही अमेरिका में कानून बनाने वाली संस्था को कांग्रेस कहा जाता है। वहां भी विधायिका द्विसदनीय है। अमेरिका में भी, अमेरिका में एक सदन है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है वैसे वहां हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, और एक दूसरा सदन है ना, सीनेट। कौन सा सदन बेटा? सीनेट। ये राज्यसभा जैसा नहीं बोलेंगे हम लोग, लेकिन उसी से मिलता जुलता है ना, बिल्कुल उसकी तरह नहीं है, क्योंकि सीनेट के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। और आपको मैं बताऊंगा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको आप लोग नहीं चुनते, उनका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कैसा निर्वाचन? मैं समझा पा रहा हूं आप लोग को? ठीक है, ठीक। तो
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और आप याद मत कीजिएगा इसको, एक सीनेट। जैसे हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, क्या होता है बे? पदेन सभापति होता है। मैं आगे बताऊंगा आपको ये बात कि राज्यसभा का काम उपराष्ट्रपति चलाता है। असल में वो जो जिस समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा में होता है वो राज्यसभा का सभापति कहलाता है और राज्यसभा का सारा काम करता है। ऐसे ही यहाँ उपराष्ट्रपति जो होते हैं अमेरिका में, वो सीनेट का संचालन करते हैं। किसका संचालन? तो हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति राज्यसभा का संचालन और यहाँ सीनेट का। यहाँ इन्हीं की तरह हमारे यहाँ भी जब भी राष्ट्रपति नहीं होता तो ये उपराष्ट्रपति अपना सीनेट का काम छोड़कर राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभाल लेता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति की। समझ रहे हैं? अमेरिका में वैसे हमारे यहाँ भी राज्यसभा का सभापति होता है और राष्ट्रपति का पद ज्यों रिक्त होगा उपराष्ट्रपति चलाएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभाल ले। लगभग वैसा ही पद है। मैं समझा पा रहा हूं आप लोग को? अभी नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, है ना, जब मैं कार्यवाहक शक्तियां पढ़ाऊंगा। ठीक है, आगे देखें। उपराष्ट्रपति पद की योग्यता, यहीं से कहानी शुरू होती है। उपराष्ट्रपति पद की योग्यता पढ़ने जा रहे हैं बेटा हम लोग। क्या योग्यताएं लिख सकते हैं? ठीक है, इसमें मैं आपको 4 अनुच्छेद पढ़ाऊंगा और गारंटी देता हूं उन 4 अनुच्छेदों के अलावा कोई भी प्रश्न बनेगा नहीं। तो ज्यादा अनुच्छेद रटने की आवश्यकता आपको है नहीं। आपने देखा था जो अनुच्छेद पूछे गए, किस तरह से अनुच्छेद हमने क्वेश्चन लगाया था, लगभग हमारे वाले ही सारे अनुच्छेद थे, तो रहेंगे यही सारे अनुच्छेद। और कभी कभी बहुत ऊट पटांग क्वेश्चन कुछ भी बना सकता है भाई साहब, लेकिन जनरली बड़े से बड़े एग्जाम में जितने अनुच्छेद बता रहा हूं यही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं कौन कौन सी हैं आपको बताने जा रहा हूं मैं। ठीक है, जहां अनुच्छेद बताऊंगा उसी को याद रखिएगा। तो इसमें भी उपराष्ट्रपति पद, अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव किसी को लड़ना है उसके पास 4 योग्यताएं होनी चाहिए। पहली योग्यता, वो भारत का नागरिक हो। सेम वही वाला, बहुत आसान है। भारत का क्या हो बेटा? नागरिक। यहां मूल नागरिक नहीं मांगा गया है, नागरिकता बस। मूल नागरिक मतलब होता है, अगर मैं बोलता हूं मैं भारत का मूल नागरिक हूं, इसका मतलब मेरे पास भारत की नागरिकता भी है और मेरी पैदाइश भी भारत की ही है। समझ रहे? तो यहां मूल नागरिक नहीं मांगता, मतलब सोनिया गांधी भी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकती हैं क्योंकि उनके पास नागरिकता तो है ही, मूल नागरिक नहीं है। वो इटली में पैदा हुई थी। कहां पैदा हुई थी? तो ठीक है, भारत का नागरिक हो। ठीक है, दूसरी योग्यता है बेटा, आयु जो हो चाहिए वो 35 प्लस होनी चाहिए, मतलब 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35वां हैप्पी बर्थडे मना चुका हो, है ना। क्लास में कई लोगों के हैप्पी बर्थडे थे अभी हाल ही में, थे ना? हाँ थे बेटा, शाबाश, हैप्पी बर्थडे। ठीक है, और एक लड़के का उधर बर्थडे था, हैप्पी बर्थडे बेटा। नल्ले हैं सब। ठीक है, हाँ, भारत का क्या हो बेटा? नागरिक हो, आयु 35 वर्ष की आयु वो पूरी कर चुका हो। और आपको मैंने बताया था राष्ट्रपति की योग्यता में कि राष्ट्रपति का उम्मीदवार, जिसको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, उसके पास वो सभी योग्यताएं होनी चाहिए जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए चाहिए। समझ रहे हैं? यहां राज्यसभा का क्या बेटा, मैं आपको आगे बताऊंगा राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए होती है। आपको अभी रट लीजिए कि राज्यसभा का सदस्य बनने की वो योग्यता रखता हो। ऐसा नहीं मांगा गया है कि राज्यसभा का सदस्य हो, नहीं, राज्यसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो? योग्यता। तो ठीक है, राज्यसभा आएगा तो बताऊंगा मैं। ठीक है, योग्यता रखता हो। ठीक है, ये तीसरी और अंतिम जो योग्यता है उपराष्ट्रपति पद की योग्यता, वो ये है कि वो लाभ के पद पर ना हो, भारत सरकार के अधीन किसी भी सरकारी पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। ये चौथी और अंतिम योग्यता है उपराष्ट्रपति की। किसके अनुसार बेटा? लाभ का पद अधिनियम, एकदम सही, लाभ का पद अधिनियम 2006, ये मैंने बताया था आप लोग को। लाभ का पद अधिनियम 2006 के अनुसार, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, 2006 के अनुसार वो लाभ के पद पर ना हो।
क्योंकि इस कानून के द्वारा लगभग 56 पदों को लाभ के पद से बाहर कर दिया गया था। हालांकि वो भारत सरकार के अधीन नौकरी करते थे और वो वेतन भी लेते थे, फिर भी वो लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। जैसे राज्यपाल का पद, कौन सा पद है ना, कोई मंत्री का पद, ये सब लोग मोटा वेतन लेते हैं भारत सरकार से, फिर भी राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि वो लाभ का पद माना ही नहीं जाता। कौन से कानून के हिसाब से? लाभ का पद अधिनियम 2006 के हिसाब से। समझ रहे? तो उनको अगर मास्टर साहब को उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो मास्टर साहब को इस्तीफा देना होगा। क्या देना होगा? लेकिन राज्यपाल को अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो लाभ का पद इस कानून के तहत माना ही नहीं जाता। समझ रहे? तो ये 4 योग्यताएं होनी चाहिए, लेकिन ये एक 4 योग्यताएं जो हैं ये किसी भी व्यक्ति के पास हो सकती हैं। तो ऐसे में कोई भी भारत का लगभग हर 35 वर्ष से ऊपर आयु का बंदा चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति का। बहुत सारे बेरोजगार लोग हैं, गलत कह रहा हूं, सब भारतीय हैं, आयु 35 वर्ष है, और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता भी बहुत सामान्य होती है। तो आराम से ये योग्यताएं मेरे पास भी हैं, अगर मैं 35 साल का हो जाता हूं तो। समझ पा? मैंने आपको गोलू भाई का एग्जाम्पल दिया था ना, तो गोलू भाई के पास ये सारी योग्यताएं हैं, भारत के नागरिक भी हैं, 35 साल के भी हैं, और पागल वागल भी नहीं है, दिवालिया भी नहीं है, समझ रहे? और लाभ के पद पर नहीं है, बेरोजगार है। तो ऐसे में गोलू भाई भी चुनाव लड़ सकते हैं। गोलू भाई को रोकना है चुनाव लड़ने से, इसलिए 2 शर्तें, अगर 2 शर्तें आप पूरी करते हैं इन 4 योग्यताओं के अलावा, तभी आप उपराष्ट्रपति का चुनाव बेटा लड़ सकते हैं। 2 शर्तें कौन कौन सी हैं आप जानते हैं। आपने देखा था राष्ट्रपति के चुनाव में पहली शर्त यह थी कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के पक्ष में 50 सांसद प्रस्तावक और 50 सांसद अनुमोदक होने चाहिए थे। मतलब उसके नाम का 50 सांसद प्रस्ताव रखें और 50 सांसद कहे हाँ हाँ हम भी चाहते हैं चुनाव लड़े। मतलब चुनाव लड़ने से पहले 100 सांसद, कितने सांसद? समझ रहे? बाद में वोटिंग के लिए तो सांसद चाहिए ही, लेकिन चुनाव लड़ने से पहले ही 100 सांसद। यहां वो संख्या थोड़ी सी कम है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में 20 सांसद प्रस्तावक होने चाहिए और 20 सांसद अनुमोदक। समझ रहे बात? तो पहली शर्त है। अब वो 40 सांसद गोलू भाई इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, गलत कह रहा हूं मैं? 40 सांसद मायने रखता है, तो वो चीज ये वहां यहां छट जाएंगे वो, है ना। तो पहला शर्त ये है कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के पक्ष में प्रस्तावक व 20 सांसद अनुमोदक होने चाहिए। मतलब कुल कितने सांसद बे? 40 अनुमोदक होने चाहिए। अब ये कहीं के भी सांसद हो सकते हैं, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, क्योंकि लोकसभा भी संसद का सदन है, राज्यसभा भी, दोनों के सदस्य सांसद ही कहलाते हैं। हाँ, ये ना हो कि एक ही 20 प्रस्ताव रख दे, वही 20 अनुमोदन भी कर दे, नहीं, ये अलग अलग होने चाहिए। समझ रहे? कुल कितने होने चाहिए? 40। तो ये कठिनाई बढ़ी है, बहुत सारे लोगों को छांट देगी। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए बहुत कम लोग पहुंचेंगे। इसके अलावा एक शर्त और है, ये भी छांट देगा, है ना, एकदम सही। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को 15,000 की मोटी रकम, कितना बे? बिल्कुल जिस तरह का पद है 15,000 मेरे हिसाब से बहुत मायने नहीं रखता होगा उनके लिए, समझ रहे? उपराष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ रहा है, फिर भी 15,000 की मोटी राशि इन लोगों को जमानत राशि के रूप में, जो भी उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना चाहता है उसको 15,000 रुपए का रकम जमानत राशि के रूप में आरबीआई के पास जमा करना होगा। और अगर ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में कुल मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं करते तो ये राशि जब्त हो जाएगी। तो हिदायत ये दी गई है ऐसा करके कि सिर्फ सीरियस लोग ही चुनाव लड़ें। अगर आप में क्षमता है कि आप कुल मतों का 1/6 प्राप्त कर सकते हो, मान लो 100 मत है, मतलब 17, कितना बे? तकरीबन 17 मत आपको अगर प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं तभी लड़िए। अगर 17 से कम पाएंगे तो फिर आपकी ये जमानत राशि क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। समझ? उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को 15,000 रुपए की राशि
15,000 रुपए की राशि आरबीआई के पास कुल मतों का 1/6 से कम प्राप्त, कुल मतों का 1/6 से कम प्राप्त होने पर, कुल मतों का 1/6 से कम प्राप्त होने पर यह राशि जब्त हो जाएगी। भी कम पाए हैं, समझ रहे हैं? तो हर एक चुनाव में अलग अलग जमानत राशि के आंकड़े हैं, ठीक है। अब कैसे होगा? अच्छा, इससे पहले चुनाव कैसे होगा से पहले देख लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन डालता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, क्या आप लोगों की भाषा में बता रहा हूं, आम भाषा में, जो उपराष्ट्रपति को चुनते हैं, उपराष्ट्रपति को चुनते हैं, कौन चुनता है? आप लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं क्या? नहीं ना। तो वही हम देखने जा रहे हैं, कौन लोग डालते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट। तो देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल पढ़ने जा रहे हैं बेटा हम लोग। तो सबसे पहले देखें, इसमें सभी संसद सदस्य, संसद सदस्य, अच्छा, वहां राष्ट्रपति के चुनाव में सभी निर्वाचित संसद सदस्य थे, है ना। लोकसभा के निर्वाचित सांसद, राज्यसभा के निर्वाचित, यहां सभी लोग हैं, निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों। मेरी बात समझ रहे हैं? निर्वाचित जो चुनाव लड़के आए हैं प्लस मनोनीत दोनों बेटा, दोनों लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, आप जानते हैं संसद के 2 सदन हैं। कितने सदन है बेटा? एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, 2 सदन है। लोकसभा का सदस्य भी संसद सदस्य होता है और राज्यसभा का भी सदस्य संसद सदस्य ही होता है ना, एक राज्यसभा। तो संसद सदस्य बोला गया है, सभी संसद सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत। लोकसभा में तो अभी मनोनीत का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है। 543 के 43 क्या होंगे? निर्वाचित होंगे, समझ रहे? कोई मनोनीत नहीं। लेकिन राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं कुल, और इसमें 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं, चुनाव लड़कर जाते हैं, और 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। वहां ये राष्ट्रपति के चुनाव में ये 12 लोग भाग नहीं लेते थे, समझ रहे? लेकिन यहां भाग लेंगे। तो वही तो था, क्योंकि यहां 33 हो गया था। क्या हो गया था? समझ पा रहे हैं? लेकिन यहां कितना हो रहा देखिए, 788 सांसद उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। अच्छा, वहां राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा सदस्य, निर्वाचित विधानसभा सदस्य, विधायक लोग भी हिस्सा लेते थे, प्रत्येक राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के। अगर कोई किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है तो, समझ रहे? यहां विधायक लोग वोट में हिस्सा नहीं लेते। उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ सांसद हिस्सा लेते हैं। कौन हिस्सा लेते हैं बेटा? सांसद। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो यहां इसको याद रखिएगा, सभी संसद सदस्य उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। और कितने संसद सदस्य हैं? 788, निर्वाचित और मनोनीत सब। याद रखिए उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। का जो निर्वाचन होता है उपराष्ट्रपति महोदय का, ये बेटा अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इनका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इनको जनता सीधे नहीं चुनती, जनता सांसदों को चुनती है, और सांसद किसको चुनते हैं? उपराष्ट्रपति को। तो इनका अप्रत्यक्ष निर्वाचन, जनता द्वारा कैसे निर्वाचन होता है? अप्रत्यक्ष। तो इनका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। इसके अलावा गुप्त मतदान द्वारा होता है। सांसद वोट डालते हैं अपने कैंडिडेट को, वो ये नहीं बताते कि हमने किसको डाला, ठीक है, वोट। तो फिर ये गुप्त मतदान है। ऐसा मतदान कहलाता है गुप्त मतदान, जिसमें पब्लिक ना किया जाए कि मैंने किसको वोट दिया, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया होती है, गुप्त मतदान द्वारा इनका चुनाव होता है, और है ना समानुपातिक मत पद्धति इसको। इसके अलावा एकल संक्रमणीय या हस्तांतरित मत पद्धति से इनका चुनाव होता है। एकल सेम, सब कुछ राष्ट्रपति की तरह सेम है। मतलब यहां भी
उपराष्ट्रपति अग्रता ही विजेता वाले कॉन्सेप्ट पे चुनाव नहीं जीतेगा कि सबसे आगे है तो चुनाव जीत जाएगा, नहीं, यहां उसको एक निर्वाचन कोटा पाना होगा। क्या पाना होगा? और यहां भी वरीयता के हिसाब से वोट डाले जाएंगे, समझना है, जैसे मैंने राष्ट्रपति में बताया था। क्योंकि वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मैं जानता हूं, फिर भी आप जान रहे हो कौन से सांसद लोग वो डायरेक्टली किसी को वोट नहीं देते, वो अपनी वरीयता लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पहले चक्र की मतगणना होती है और उसमें पहले वरीयता के वोट काउंट होते हैं। अगर किसी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को निर्वाचन कोटा मिल जाता है, मतलब आधे से ज्यादा वोट, वो विजयी घोषित हो जाता है। नहीं मिलता तो फिर दूसरे चक्र की मतगणना शुरू होती है, फिर दूसरी वरीयता के वोट काउंट होते हैं। कौन सी वरीयता के? और जिसका जिसका वोट होता है ट्रांसफर हो जाता है। याद है आप लोग को? ठीक है, तो आप इसको रट लेंगे बेटा, इसको रट लीजिएगा, यहां के लिए रट लीजिए। राष्ट्रपति मैंने समझाया था, आप लोग को मेंस थोड़ी लिखना है भाई, आपको तो यही पूछा जाएगा। तो आप ही हैं, 4 प्रक्रियाएं इन्वॉल्व होती हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। अब देखें, निर्वाचन हो गया, मान लीजिए जगदीप धनखड़ बन गए भारत के उपराष्ट्रपति। क्या बन गए? इस प्रक्रिया के तहत उनको वोट किन्होंने चुना? किन्होंने चुना उनको? सांसदों ने। किन्होंने चुना? सांसदों ने चुन लिया इस प्रक्रिया के तहत। अब उनका शपथ होगा। क्या होगा? शपथ। चुनाव के बाद होता है बेटा क्या? शपथ। सामान्यतः भारतीय राज्य व्यवस्था के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके शपथ का उल्लेख मिलता है संविधान की 3री अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? कुल 12 अनुसूचियां हैं और जो संविधान की 3री अनुसूची है उसमें सबके शपथ का प्रारूप है। लेकिन 3 लोग, कितने लोग उल्लेख 3री अनुसूची में नहीं है, उनके अनुच्छेद, अलग अलग अनुच्छेद में उनके शपथ का उल्लेख है। जैसे राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख है अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60 में। कौन से अनुच्छेद में? ठीक है। उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख है अनुच्छेद 69 में, 69, समझ रहे? और राज्यपाल, तीसरा पद कौन सा है? राज्यपाल के शपथ का उल्लेख है अनुच्छेद 159 में। कहा बेटा? तो ये अलग अलग थोड़ा सा है, ठीक है ना, इसको याद रखेंगे आप लोग। तो इनके शपथ का, किसका शपथ पढ़ रहे हैं अभी आप? उपराष्ट्रपति का शपथ। तो शपथ आर्टिकल 69 अनुच्छेद शपथ का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न आपसे पूछेगा उपराष्ट्रपति से के शपथ से संबंधित कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो आप लोग एकदम से, मैं उपराष्ट्रपति को वाइस प्रेसिडेंट लिख रहा हूं, ठीक है ना, वीपी। तो उपराष्ट्रपति को शपथ, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। राष्ट्रपति दिलवाता है बेटा। एक चीज, ये नंबर 1 पॉइंट हुआ। आपको मैंने बताया था राष्ट्रपति का जब शपथ हुआ था उसको शपथ दिलवा रहा था सुप्रीम कोर्ट का, एकदम सही, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का। यहां अलग हो जाएगा। राष्ट्रपति शपथ लेता था संविधान के रक्षा की, है ना, संविधान के संरक्षण की शपथ। और ये शपथ लेते हैं, है ना, इनका जो शपथ होता है, इनका शपथ होता है संविधान के प्रति श्रद्धा व निष्ठा की शपथ। ये रक्षा करने के लिए नहीं है, ये संविधान के प्रति श्रद्धा रखेंगे और संविधान के हिसाब से ही चलेंगे, ऐसा शपथ रख लेते हैं ये, ठीक है। संविधान के प्रति श्रद्धा व निष्ठा की शपथ लेते हैं बेटा उपराष्ट्रपति। हाँ, थोड़ा खर्चा हुआ है लेकिन बदलाव अच्छा हुआ। हम लोग धीरे धीरे अच्छा ही करेंगे, है ना, चेंज फॉर गुड, हमेशा बदलाव लाइए, संशोधन कीजिए अपने अंदर, दुर्योधन मत कीजिए। संशोधन मतलब क्या? अच्छा बदलाव। कोई भी आप कुछ भी चेंज लाइए, अच्छा बदलाव ही लाइए, हर दिन बदलाव लाइए। तो हाँ, शपथ के बाद क्या हम लोग पढ़ते थे? कार्यकाल। क्या पढ़ते? लाइट है प्रॉपर, दिख रहा है? तो बस सब कुछ बदलेगा धीरे धीरे, है ना। हाँ, हालांकि बच्चे अब संख्या धीरे धीरे कम हो रही है क्योंकि बच्चे मूव कर रहे हैं एग्जाम की वजह से, और फिर फेस्टिवल सीजन भी चल रहा है, दशहरा। नहीं तो ये बैच भरा रहता था, हर बैच भरा रहता था, मेरा बैच खाली हो रहा है। तो होता क्या है, अले बहुत दुख हो रहा है मुझे, ठीक है। मुझे बहुत प्यार है आप लोगों से, पता है क्यों? क्योंकि आप लोग मुझे धन देते हो। क्या देते? है ना। और अगर मुझे धन से प्यार है तो आप लोगों से प्यार है फिर बहुत ज्यादा, ठीक है।
शपथ के बाद हम लोग पढ़ते हैं कार्यकाल। क्या पढ़ते हैं? ऐसा कोई बात है, ये बात नहीं है, सच बताऊं, हाँ अप्रत्यक्ष एकदम। कार्यकाल क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? यार लेकिन जानते हो बच्चों से अटैचमेंट तो हो जाता है। आप कितना प्रोफेशनल बनने की कोशिश करो, हालांकि मैं प्रोफेशनल हूं, मेरे लिए हर बच्चा बराबर मायने रखता है, बहुत प्रोफेशनलिज्म दिखाता हूं इन सब चीजों में, है ना। मैं कभी कभी किसी बच्चे के प्रति बायस नहीं होता, मैं चेहरा देख के नहीं पढ़ाता, या कोई आपने देखा कभी भेदभाव करते हुए मुझे, या कभी पर्सनली बहुत अटैच होते हुए आपसे? अबे बहुत, मैं बिल्कुल अटैच नहीं हूं, मैं बाउंड्री बना के रखता हूं, लेकिन फिर भी सामूहिक रूप से एक अटैचमेंट हो जाता है ना। कभी कभी ऐसा होता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, कभी कभी ऐसा फ्लैट पे आप किसी, समझ रहे हो, क्योंकि रोज यही कर रहा हूं, और मैं ये नहीं कि मेहनत को मिस कर रहा हूं, मैं उस दिन भी मेहनत करता हूं पूरा, लेकिन आप लोग को मिस करता हूं। ये चीज है, जो इंटरेक्शन है ना, इसको हम ईमानदारी से करना जानता हूं। तो कार्यकाल क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा हम लोग? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है, अपना काम ईमानदारी से करूंगा, आपका भला अपने आप हो जाएगा, समझ रहा? ठीक। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण से, कब से बेटा? ग्रहण से कितने वर्ष की अवधि तक? 5 वर्ष की अवधि तक इनका कार्यकाल होता है। 5 वर्ष की अवधि तक कार्यकाल। कार्यकाल के बाद हम लोग क्या तो पढ़ा था कि कार्यकाल के दौरान अब ये पद से अपने किन किन परिस्थितियों में और कैसे कैसे मुक्त हो सकते हैं। पहले हम इनको पद पर लाते हैं। किस पे लाते हैं? आपने निर्वाचक मंडल पढ़ा, निर्वाचन प्रक्रिया पढ़ा, शपथ पढ़ा, और ये पद पे आ गए। अब आपने पढ़ा ये कब तक पद पर रहेंगे, तो शपथ ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि तक, समझ रहे? अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं इस 5 साल के दौरान ये पद से किन किन परिस्थितियों में मुक्त हो सकते हैं, समझ रहे? तो हम पढ़ने जा रहे हैं उपराष्ट्रपति की पद मुक्ति। हेडिंग डालिए बेटा, आइए देखते हैं उपराष्ट्रपति की पद मुक्ति। तो आप जानते हैं उपराष्ट्रपति की पद मुक्ति की 2 परिस्थितियां हैं। 2 परिस्थितियां हैं। एक तो सामान्य परिस्थिति है, 5 वर्ष का कार्यकाल क्या होने पर, पूर्ण होने पर वो अपने पद से मुक्त हो जाएगा। उपराष्ट्रपति 5 साल का, ये सामान्य परिस्थिति है, 5 वर्ष का कार्यकाल, 5 होने पर अपने पद से मुक्त हो जाएगा। इस परिस्थिति में इसका पद रिक्त नहीं होने पाता, आपको पता है ना। जब भी जगदीप धनखड़ का 5 वर्ष पूरा होने वाला होगा 2027 में, कौन से साल में? 2022 में, मान लो ये अगस्त महीने में या जुलाई महीने में बने हैं, कौन से महीने में? तो 2027 में जुलाई महीने से पहले ही, कौन से महीने से पहले, है ना, मतलब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये सब महीनों में नए उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। जो इनका कार्यकाल पूरा होगा जिस दिन, उसी दिन अगले उपराष्ट्रपति को शपथ दिला दिया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में इनका पद रिक्त नहीं होने पाता, समझ रहे? पहले ही चुनाव करके इनका जिस दिन पूरा हो रहा है उसी दिन अगले को शपथ दिला दिया गया। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब उपराष्ट्रपति पद रिक्त होता ही है, इसके साथ, सॉरी, पद मुक्त होता ही है, इसके साथ उसका पद भी क्या हो जाता है बेटा? रिक्त। परिस्थिति में भी जो मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन उन विशेष परिस्थितियों में उसका पद खाली भी हो जाता है कुछ समय के लिए। तो देखें, जैसे उपराष्ट्रपति का मृत्यु हो जाए, क्या हो जाए बेटा? मृत्यु मतलब समझ रहे हैं, मर गए वो किसी कारणवश, तो ऐसी परिस्थिति में उनका पद मुक्त हो जाएगा। त्यागपत्र दे दिया उपराष्ट्रपति ने, उपराष्ट्रपति ने बेटा इस्तीफा दे दिया, ऐसी परिस्थिति में भी इनका पद रिक्त होगा और ये पद से मुक्त भी हो जाएंगे, समझ पा रहे हैं? तो दोनों चीजें होंगी। इसके अलावा निर्वाचन रद्द होना, निर्वाचन रद्द होने पर जगदीप धनखड़ अभी उपराष्ट्रपति के पद पर है, पता चला उनका चुनाव कुछ गड़बड़ हुआ था, तो उनका निर्वाचन रद्द हो जाता है, तो भी वो पद से क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे, उनका पद भी खाली हो जाएगा कुछ समय के लिए। इसके अलावा बेटा निर्वाचन रद्द होने पर, या मान लीजिए उनका चुनाव सही तरीके से हुआ था जगदीप धनखड़ का, लेकिन कुछ कारण से इनको पद से हटा दिया जा रहा है,
पद से हटाए जाने पर ये पद मुक्त हो जाएंगे और इनका पद खाली होगा। और इन परिस्थितियों में आप देख रहे हो उपराष्ट्रपति का पद क्या हो रहा है बेटा, खाली। भी उपराष्ट्रपति के लिए है ना कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है। किसका प्रावधान नहीं, खाली है तो खाली ही रहेगा जब तक कि नया उपराष्ट्रपति चुन नहीं लिया जाता। राष्ट्रपति की तरह नहीं, राष्ट्रपति पद सबसे बड़ा पद है, वो खाली नहीं रह सकता, समझ रहे, उसके बिना काम चलेगा ही नहीं, देश का शासन रुक जाएगा, समझ पा रहे हैं। तो वो अगर राष्ट्रपति नहीं होता फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति का प्रावधान है। किसका प्रावधान, लेकिन यहाँ कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है, याद रहेगा आप लोग को। हाँ, इसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं राज्यसभा में। कहां बेटा, जो मैं बताऊंगा इसकी अनुपस्थिति में कौन संभालेगा, समझ पा रहे हैं। नहीं तो उपराष्ट्रपति का पद तो खाली ही रहेगा, समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन आपको मैं आगे आने वाले समय में बताऊंगा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है। क्या है कि अनुपस्थिति में मान लीजिए मर गए हैं या त्यागपत्र दे दिया इन्होंने, तो जिस समय तक इसका पद खाली रहता है फिर राज्यसभा का सभापतित्व कौन करेगा, अध्यक्षता कौन करेगा, तो उसका तरीका मैं बताऊंगा। इसके अलावा आपको एक चीज पता है, इसकी एक और जिम्मेदारी होती है कि राष्ट्रपति जब नहीं है उसकी अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी उठाना। किसका काम है, उपराष्ट्रपति। मान लीजिए इस दौरान इसका पद रिक्त है, उपराष्ट्रपति है ही नहीं, तो आपको पता है उस स्थिति में एक बंदा है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, तो है ना, इसके काम क्या है, वो इसकी अनुपस्थिति में वो काम कैसे होगा मैं बताऊंगा। लेकिन कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान समझा पा रहा हूं मैं आप लोग को, ठीक है, तो लिख लीजिएगा, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है, इसका पद प्रावधान नहीं। यथाशीघ्र चुनाव होगा। क्या होगा, यथाशीघ्र, जल्द से जल्द उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। यहां टाइम लिमिट भी नहीं दिया है, राष्ट्रपति के केस में टाइम लिमिट दिया था कि 6 माह के अंदर चुनाव होगा, 6 महीने के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा और 6 माह के अंदर क्या होगा, नया राष्ट्रपति चुना जाएगा। यहां ऐसा कोई नहीं, यहां जल्द से जल्द क्या होगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। यहां कोई टाइम लिमिट संविधान में नहीं दिया है, समझ रहे, यथाशीघ्र चुनाव होगा। किसी को ना समझ में आया हो तो पूछ सकता है बिना झिझक के, है ना। मैं आपका टीचर हूं, मैं गुस्सा भी कर गया आपके ऊपर, मान लीजिए आपने कुछ गलत क्वेश्चन पूछा, हालांकि गुस्सा नहीं करना चाहिए मुझे, फिर भी अगर आपका टीचर आप पे गुस्सा करता है तो टीचर है वो, समझ रहे, उसकी बातों का बुरा मानने लगे फिर पढ़ेंगे सीखेंगे कैसे, समझ रहे। तो कभी मत बुरा मानिए अगर टीचर डांटता भी है, जिस दिन ये डर चला गया फिर आप पढ़ोगे, बढ़िया से पढ़ोगे, समझ रहे। तो ये डर हटा दीजिए, यहाँ कोई सिलेक्टेड नहीं है, सब कोई नया है, आपके सब कोई फेलियर है, हम सब फेलियर हैं और साथ में सफल होने की कोशिश करेंगे, समझ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं, जल्द से जल्द क्या होगा, चुनाव। आगे बढ़ा जा बेटा, तो देखा उपराष्ट्रपति का, और ये जो पैटर्न आपने शुरू किया है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में, ये सारा है ना, योग्यता है ना, निर्वाचक मंडल, ये सारी ये चलेगा बहुत दूर तक, ये पूरी राज्य व्यवस्था इसी पैटर्न में पढ़ोगे आप, तो आपको आदत पड़ जाएगी इसकी, है ना। तो इसी तरह फ्रेम ही किया गया है आपके नोट्स को कि सारे क्वेश्चंस भी आ जाएं और पैटर्न सेम रहे, ताकि आप वही चीज ढूंढो, बार बार दिमाग में बैठ जाए। तो उपराष्ट्रपति का क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, त्यागपत्र। तो एक ही प्रश्न पूछता है, वही बता रहा हूं मैं। तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र बेटा राष्ट्रपति को देता है, ये याद रखेंगे। और आपको ये भी पता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति, दोनों एक दूसरे को अपना त्यागपत्र देते हैं, समझ पा रहे हैं। अच्छा, लिखित त्यागपत्र देते हैं, कैसा, क्योंकि आपको पता है मौखिक त्यागपत्र मान्य नहीं है। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अगला पदमुक्ति का कौन सा केस है, जब उसका पद रिक्त होता है, वो है निर्वाचन रद्द होना। सेम राष्ट्रपति का, एक शब्द भी बिना अंतर के आप छाप सकते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन रद्द होना मैंने पढ़ाया है आप लोग को, ठीक है, वही एकदम है सेम। फिर से बता देता हूं, दोनों का याद हो जाएगा आपको, रिवाइज हो जाएगा। तो उपराष्ट्रपति का बेटा निर्वाचन रद्द होना। अभी ये नए साउंड में जो आवाज है वो मधुर हो गई है, ऐसा है कुछ क्या, कानों में नहीं लग रहा है ना। अब तो लंबे समय तक पढ़ सकते हैं आप लोग, है ना। मैराथन बुलाऊं किसी दिन, हाँ बताओ।
चलो इस संडे को देखते हैं। आप लोग आइएगा, पॉलिटी ही पढ़ाऊंगा, समझ रहे हैं, आप ही लोग का सिलेबस पढ़ाऊंगा, ऑफलाइन आप लोग पढ़िएगा और वही लाइव भी जाएगा। क्या दिक्कत है, बाकी लोग अपना पढ़ें, पॉलिटी पूरा कोशिश रहेगा। जो महत्वपूर्ण जैसे मैं ये टॉपिक ये सब क्लास में चलेगा। कुछ महत्वपूर्ण कानून है, अधिनियम, उनको एक साथ पढ़ाऊंगा, अलग अलग कानून है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, उनको एक साथ पढ़ाऊंगा, समझ रहे। तो ये ऐसे कुछ टॉपिक्स कवर करूंगा, ठीक। तो मैं कानून आपको पंचायती राज व्यवस्था संबंधित और संसद ने अभी तक ऐतिहासिक कानून कौन कौन से बनाए हैं, है ना, हम लोग शुरू करेंगे, है ना। आपको मैंने नागरिकता पढ़ाया है, नागरिकता नियम भारतीय ना, वहीं से शुरू करना चाहिए, 1955 के उसका, वो बहुत बड़ा कानून है। तो वैसे कानून पढ़ेंगे जो राज्य व्यवस्था में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो वो तो पढ़ा दिया है मैंने, उसको छोड़ दीजिए। और भी बहुत सारे कानून है जिनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का क्या रद्द होना बेटा, निर्वाचन रद्द होना। आइए देखते हैं। तो आप बताएं, एकदम राष्ट्रपति का कॉपी करो, किस आधार पर उपराष्ट्रपति का चुनाव रद्द होगा। आधार दो होंगे, कितने होंगे, दो। एक तो उसने कोई जानकारी छुपाई हो जो उसे देनी थी, है ना। चुनाव के समय जगदीप धनखड़ ने कोई जानकारी छुपा ली, मतलब उन्हें यह बताना था कि वो ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट, है ना। उन्होंने लिख दिया ग्रेजुएट है, लेकिन पता चला बाद में ग्रेजुएट तो थे ही नहीं, हालांकि ये योग्यता नहीं है, फिर भी उन्होंने जानकारी छुपाई थी ना। तो फिर इस आधार पर उनका निर्वाचन रद्द हो सकता है। बाद में चुने जा चुके हैं वो, फिर भी उनका निर्वाचन क्या हो सकता है, रद्द हो सकता है, अगर कोई जानकारी छुपाई हो। किसने छुपाई हो, उपराष्ट्रपति में, जो उसे देनी थी। संपत्ति के मामले में झूठ बोला हो, आयु के मामले में झूठ बोला हो, पता चला किसी लाभ के पद पर थे लेकिन उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कोई जानकारी छुपाई हो, या चुनाव में धांधली की हो। ये भी जानते हो तुम लोग, ठीक है। चुनाव में धांधली की हो, चुनाव धांधली से जीता हो। अगर किसी बागीचे में एक ही किस्म के फूल हो तो बागीचा अच्छा नहीं लगेगा। उस बागीचे में सिर्फ गुलाब हो तो हो सकता है कुछ क्षण के लिए आपको अच्छा लगे, फिर पता चलेगा गुलाब से एक समय के बाद आपका मन भर जाएगा, गुलाब आपको रोमांचित नहीं करेंगे, समझ रहे। लेकिन अगर उसी बागीचे में गुलाब भी हो, चंपा भी हो, चमेली भी हो, समझ रहे, तो आपका और बागीचा खूबसूरत लगेगा। अगर इस बात की जानकारी होती है तो इसके खिलाफ, है ना, इसके खिलाफ कोई भी केस बनेगा तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में बनेगा। कहां बनेगा, इन दो आधार पे अगर कोई मुकदमा बनता भी है इसके ऊपर, या कोई शिकायत बनती भी है कि इन्होंने धांधली किया है या जानकारी छुपाई है, तो कहां आप आवेदन करोगे बे, सुप्रीम कोर्ट में, समझ रहे। तो ऐसे किसी मामले की सुनवाई, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद है, उसकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। आजकल 2-3 दिन से मेरे पास कॉल आ रहा है बैंक से और इन जगहों से, और लड़कियां फोन करती हैं, है ना। तो क्या है, मेरे पास तो 10-10 बजे ऐसे क्लास के टाइम पे कॉल आ रहा है, और जैसे नॉर्मली कंपनी के नंबर पता चल जाते हैं, लेकिन ये नॉर्मल नंबर से आता है। मैं उठाता नहीं, फिर भी कभी कभी नॉर्मल नंबर उठाता हूं। उसके बाद ये कहने जाता हूं कि भाई मैं बिजी हूं, इस समय नहीं बात कर सकता। फिर उधर से बहुत अच्छी आवाज आती है ना, फिर तो मुझे लगता है इट साउंड इंटरेस्टिंग, है ना। हाँ, बात कर लेनी चाहिए थोड़ी देर, तो 1-2 मिनट बात करता हूँ, फिर मुद्दे पे आते टाइम काट देता हूँ, समझ रहे हैं। तो वो बड़े प्यार से बोलते हैं, उनका वही काम है, वो बहुत तरीके से बोलते हैं। आप ना चाहते हुए सोच, चलो बात कर ही लेते हैं 1 मिनट, है ना, काम ही की बात कर लें, लेकिन कर लें। हम लोगों ने, मैंने बोला था अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन रद्द हो जाता है, मान लीजिए ये जो इसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो सही साबित पाता है सुप्रीम कोर्ट, और उनका चुनाव रद्द कर देता है, उनका घोषित कर देता है कि ये पद अवैध है, इनका पद क्या है बेटा, तो ऐसी परिस्थिति में उनके द्वारा किए गए कार्य वैध माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे, मतलब जगदीप धनखड़ का अगर आज पद अवैध घोषित किया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि उन्होंने चुनाव में धांधली की है, तो ऐसी परिस्थिति में भी उनके द्वारा किए गए सारे कार्य
वैध माने जाएंगे। याद रहे, पढ़ने जा रहे हैं उपराष्ट्रपति को पद से हटाना, मतलब उनका पद अवैध नहीं था, पद वैध था, लेकिन कुछ कारणों से उनको पद से हटाया जा रहा है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाना, उपराष्ट्रपति को पद से हटाना, पद से हटाना। और उपराष्ट्रपति को बेटा पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख है अनुच्छेद 67 में। ये अनुच्छेद याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है और ये पूछा जाता है अलग अलग परीक्षाओं में। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 67 में। उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 69 में। उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 63। अभी 3 अनुच्छेद बताए हैं, याद रहेगा ये। तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया कहाँ है, समझ रहे हैं? तो ठीक है, तो हम देखेंगे। सबसे पहले देखें, इसके लिए उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, इसके लिए महाभियोग शब्द इस्तेमाल नहीं करते और ना ही महाभियोग वाला तरीका अपनाया जाता है। इनकी जो प्रक्रिया है बहुत सामान्य है, मैं बताऊंगा कैसे इनको पद से हटाया जा सकता है। पहले आधार देखें, किस आधार पर उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो इनको हटाने का आधार कुछ भी हो सकता है। उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का आधार कुछ भी हो सकता है, समझ रहे? इनका दुर्व्यवहार हो सकता है, अक्षमता, काम नहीं सही से कर पा रहे हैं, ठीक है, या आप कह सकते हैं साबित कदाचार भी हो सकता है, इनका आचरण अच्छा नहीं है। समझ रहे बात को? कोई भी आधार हो सकता है। हैंडसम नहीं दिख रहे हैं, यह भी आधार हो सकता है। ऐसा संविधान में लिखा है, इनको हटाने का आधार कुछ भी हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को सिर्फ एक आधार पे हटा सकते हैं आप, वो है संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन। समझ रहे हैं? ठीक है, तो उपराष्ट्रपति को किसी भी आधार पे हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को किसी भी आधार पर हटाया जा सकता है, किसी भी आधार पर, मतलब उसका पद सही था, उसको पद से हटाया जा रहा है। निर्वाचन रद्द होना अलग था, निर्वाचन में क्या था, उसका चुनाव ही गलत हुआ था। समझ पा रहे हैं? यहां चुनाव सही हुआ है, उसको पद से हटाया जा रहा है। आधार किस आधार पे हटाया जाएगा? तो किसी भी आधार पे हटा सकते हो। अब इसको पद से, तो इसको भी पद से हटाने की जो प्रक्रिया है मैं 3 स्टेप में बताऊंगा। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, स्टेप 1, पहला कदम यह है कि राज्यसभा में, कहां बेटा? राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। वहां राष्ट्रपति के केस में था कि राज्यसभा या लोकसभा कहीं भी प्रस्ताव आप रख सकते थे, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में। इसका विशेष कारण है जो आगे आपको मिलेगा जब इसके कार्य बताऊंगा। क्या बताऊंगा? अभी आप लिख लें कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में रखा जाएगा, मतलब उन पर आरोप सिर्फ कोई ना कोई राज्यसभा का सदस्य ही लगा सकता है कि ये सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। राज्यसभा कौन रख सकता है? क्योंकि प्रस्ताव सिर्फ कहां आएगा? राज्यसभा में। समझ रहे हैं? तो राज्यसभा सदस्य ही रख सकता है। इसके लिए बस एक शर्त है। कितनी शर्त है? आप एक शर्त पूरा करने के बाद उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में ला सकते हैं। वो शर्त क्या है? उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले आप सूचना देकर, यहां 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक नहीं है, जो कि राष्ट्रपति में था। राष्ट्रपति में किसी भी सदन में आप जब राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव रखोगे तो उस सदन के कुल सदस्यों का 1/4 सदस्यों का उस पर हस्ताक्षर होना। यहाँ वो शर्त नहीं है, यहाँ सिर्फ शर्त है कि 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को बताना होगा। क्या बताना होगा? कि हम आपको हटाने का प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। समझ पा रहे हो? और उनको बताकर 14 दिन बाद आप ला सकते हो। मतलब ये है कि अगर आज आपने उपराष्ट्रपति को बता दिया कि हम प्रस्ताव लाने जा रहे हैं आपको हटाने के लिए, तो आप आज से 14 दिन बाद ला सकते हो। अगर आपने आज प्रस्ताव रखा है, इसका मतलब आपने उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले बता दिया है। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो आप उपराष्ट्रपति को
14 दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व सूचना देकर आ जाएगा, यह शर्त है। प्रस्ताव रखा जाएगा 14 दिन पहले, क्या देकर बेटा? सूचना देकर। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, मान लीजिए प्रस्ताव रखा गया, समझ रहे हैं? कहां रखा गया बेटा? एकदम सही, राज्यसभा में ही रखा जाएगा। स्टेप 2 क्या होगा? अब राज्यसभा में प्रस्ताव पर मतदान होगा। राष्ट्रपति को भी तैयारी करने का मौका दिया गया है। कितने समय का? 14 दिन का, कि आप 14 दिन में जो भी बात रखनी होगी रखिएगा, ठीक है ना। राज्यसभा में प्रस्ताव पर मतदान होगा, तो वोटिंग से पहले अपनी बात रखेंगे उपराष्ट्रपति की, भाई हम कोई भेदभाव नहीं किए हैं, है ना, तो आप लोग मेरे खिलाफ वोट मत डालिएगा। राज्यसभा में प्रस्ताव पर मतदान होगा, ठीक है, और ये मतदान है ना साधारण बहुमत से पास होगा। कैसे? जो भी उपस्थित सदस्य हैं उनके आधे से ज्यादा। अगर 400 लोग, ऐसे तो 245 है, राज्यसभा में कुल कितने हैं? 245। अच्छा, 245 सदस्य उपस्थित है, 200 कितने में? 200। अब 200 में अगर 100 से अधिक लोगों ने बोल दिया हटा दो, तो यहां से पास हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा? साधारण बहुमत, मतलब उपस्थित सदस्यों के आधे से ज्यादा का बहुमत, साधारण बहुमत से पास होगा। अब आगे देखते हैं बेटा, इसके अलावा स्टेप 3, ये तो स्टेप 2 था ना बेटा। अब स्टेप 3, मान लीजिए यहां से पास हो गया तो ठीक है, नहीं पास हुआ, आधे से ज्यादा लोगों ने बोल दिया नहीं हटने चाहिए, ये भेदभाव नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा, राज्यसभा में ही समाप्त हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? मान लीजिए यहां से आधे से ज्यादा लोगों ने बोल दिया कि हाँ हाँ इनको हटा दो, फिर यहां से क्या हो गया? क्योंकि हटाने के लिए ही प्रस्ताव लाया गया है और उस प्रस्ताव के समर्थन में आधे से ज्यादा लोग हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? अच्छा, हाँ आगे देखें। अब स्टेप 3, अब स्टेप 3, अब ये प्रस्ताव लोकसभा में जाएगा। कहां जाएगा बेटा? लोकसभा में, अगले सदन में। लोकसभा में भी मतदान होगा, मतदान होगा, और यदि लोकसभा में भी प्रस्ताव साधारण बहुमत से पास हो गया तो उपराष्ट्रपति पद से मुक्त हो जाएगा। साधारण बहुमत से पास होगा, यहां भी साधारण बहुमत से अगर यहां भी पास हो गया तो उपराष्ट्रपति अपने पद से मुक्त हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो ठीक है, नहीं पास हुआ तो समाप्त हो गया प्रस्ताव, गिर गया प्रस्ताव, नहीं पास हो पाया, और यहां जो पास हुआ उपराष्ट्रपति स्वतः पदमुक्त हो जाएगा, खाली रहेगा। कोई भी कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है। जल्द से जल्द चुनाव होगा। जल्द से जल्द क्या होगा? चुनाव, याद रहेगा। तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है नहीं, बड़े आराम से हटाया जा सकता है इसको पद से, ठीक है। अच्छा, आपने कितना अनुच्छेद पढ़ा है अभी तक? 63 में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख, 67, ठीक है, 67 में क्या है? उसको पद से हटाने का उल्लेख, अनुच्छेद 69 शपथ का उल्लेख। जितना अनुच्छेद बताऊंगा उतना ही। 2 अनुच्छेद और हैं, एक है 64, एक है 65। समझ रहे? बस इसी में आपके सब आईएएस तक, प्री तक के क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो क्या जरूरत है ज्यादा अनुच्छेद याद करने की? जहां आवश्यकता होगी हम देखेंगे अनुच्छेद। समझ रहे? हाँ, और बाकी आप 395 के 95, ऐसे में तकरीबन 450 अनुच्छेद हैं, सारे याद कर डालो, ठीक है। करना क्या है आपको? 450 अनुच्छेद में से ज्यादा अधिकतम 150 अनुच्छेद पढ़ने होते हैं। कितने में? वो भी सिविल एग्जाम्स के लिए। समझ रहे? और मैं 150 पढ़ा दूंगा। मैंने 50 तक एक भी अनुच्छेद नहीं छोड़ा है। छोड़ा है? 51 तक एक भी अनुच्छेद, एक अनुच्छेद हमने डिस्कस किया है। लेकिन अभी जंप करना पड़ेगा, तो ये 50 हो चुके हैं। अब जो बाकी 100 पढ़ेंगे हम, या 80 जो भी, वो कूद कूद के पढ़ेंगे। समझ रहे हैं? हाँ, तो आइए अब हम पढ़ने जा रहे हैं उपराष्ट्रपति का वेतन। किसका वेतन? उपराष्ट्रपति का वेतन। पहली चीज जान लें, उपराष्ट्रपति का वेतन संसद तय करती है, जनता तय करती है, हम लोग
उपराष्ट्रपति का वेतन बेटा संसद तय करती है, ठीक है। अच्छा, कहां से दिया जाता है उपराष्ट्रपति का वेतन? तो आपको मैं आगे आने वाले समय में 3 निधियां बताऊंगा। भारत सरकार के 3 अकाउंट है। संचित निधि सबसे बड़ा अकाउंट, मेन अकाउंट यही है, एकदम सही। भारत की संचित निधि से दिया जाता है वेतन भारत के उपराष्ट्रपति को, और इसकी विशेषता है संचित निधि से अगर किसी को वेतन दिया जा रहा है तो वो कार्यकाल के दौरान कम नहीं हो सकता, कार्यकाल के दौरान उस वेतन में अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता, लाभकारी हो सकता है, अलाभकारी नहीं। मतलब जगदीप धनखड़ 2022 में जब ये आए तब इनका वेतन 4 लाख रुपया था। कितना में? 2027 तक इनका वेतन 4 लाख से कम नहीं हो सकता, इससे ज्यादा हो सकता है। अगर संसद कोई कानून बनाती है और उपराष्ट्रपति का वेतन लाती भी है तो ये जगदीप धनखड़ के बाद आने वाले उपराष्ट्रपति पर लागू होगा, इनके ऊपर नहीं है। हाँ, बढ़ाती है तब लागू हो जाएगा, घटाती है तो नहीं लागू होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है। तो इनके वेतन में चूंकि संचित निधि से दिया जाता है, इसलिए उपराष्ट्रपति के वेतन में अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। मतलब अलाभकारी परिवर्तन मतलब क्या है? मतलब कम नहीं किया जा सकता। अगर संसद आज कम कर देती है वेतन, 4 लाख वर्तमान में है उपराष्ट्रपति का वेतन, मान लीजिए 3 लाख कर देती है, तो फिर ये वेतन जगदीप धनखड़ पर लागू नहीं होगा। 2027 में जो अगला उपराष्ट्रपति आएगा उसका वेतन 3 लाख होगा। कितना? अब उसका वेतन 3 लाख से कम नहीं हो सकता। इन लोगों को है ना वेतन की सुरक्षा प्रदान की गई है कि आप स्वतंत्र होकर काम करें, आपका वेतन जितना था उतना ही रहेगा जितना आपको शुरू में मिलना था। ठीक है। तो संचित निधि से वेतन दिया जाता है और वर्तमान में वेतन इनका है उपराष्ट्रपति का 4 लाख रुपया। अबे तगड़ा वेतन है, गलत कह रहा हूं मैं? 4 लाख रुपया प्रति माह, समझ रहे हो? प्रति माह, जो कि क्या होता है? टैक्स फ्री। चूंकि ये एक बड़ा संवैधानिक पद है, भारत सरकार अगर इनसे भी टैक्स ले तो इस पद की गरिमा को ये वो कम करता है। क्या करता है? टैक्स तो हम लोग भरने के लिए है ना, हम लोग तो है ही जलने के लिए, मरने के लिए। ठीक है। अलग कॉमन मैन अलग लेवल का शोषण होता है उसका हमेशा। इसलिए कभी भी कोशिश करो आप वो अपने परिवार की वो पीढ़ी बनिए जो उस परिवार को कॉमन मैन से रिच की तरफ ले जाए। समझ रहे? तो कोई भी अगर आज धनी है तो धनी लोगों से कभी नफरत ना कीजिए। अगर वो धनी है तो जरूर उसके किसी न किसी पीढ़ी के एक बंदे ने कुर्बानी दी होगी। क्या दी होगी? उसने चाट नहीं खाया होगा, उसने बदमाशियां नहीं की होंगी, उसने त्याग किया होगा। तो उस पीढ़ी की वजह से तो मैं चाहता हूं वो पीढ़ी आप बने। भी एक साधन हो सकता है आपके जीवन का, है ना। मान लीजिए आप लोग दे रहे होंगे, बहुत सारे लोग दे रहे होंगे, बुराई नहीं है उसमें, लेकिन उसको साधन मानिए, साध्य मत मानिए। समझ रहे? वो आपके यात्रा का एक है ना, क्या बोलते हैं, साधन है जिसके तहत आप बहुत बड़ी चीज पाना है आपको। समझ रहे? करोगे ना ऐसा? शाबाश। तो वो पीढ़ी बनो अपने परिवार का जो ऊंचाइयों पर ले जाए आपके परिवार को, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां आपको याद रखें कि ये बंदा था अपने परिवार में, हमारे दादा ये इन्होंने परिवार को ऊपर उठाया। समझ रहा? तो ठीक।